मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आज भी हमने जनता के मुद्दे को उठाया है क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है और उसको लेकर के तमाम पार्टियां क्या रणनीति अपना रही हैं उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि हम तो जनता के बीच में नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा बदलाव मौसम की वजह से हो गया है, बाहर बारिश है, लेकिन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। और यही वजह है कि शो तो हमारा जाना ही है, मुद्दा गर्म है और ऐसे में बात हम राजनीतिक दलों की कर लेते हैं 2027 को लेकर के। बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर में अब यह गूंज रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाएंगे। अब यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ अगर समाजवादी सांसद उनकी हम बात को माने, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो भी बीजेपी को हराना चाहे वो हमारी पार्टी में, हमारे महागठबंधन में शामिल हो सकता है। लेकिन वहीं शिवपाल यादव की तरफ से यह कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, हम हमेशा अपने दम पर लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और जीत भी हम हासिल करेंगे। हमें बिल्कुल भी किसी बाहरी ताकत या किसी बाहरी पार्टी की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे में अगर बिहार का चुनाव देख लिया जाए या फिर बीएमसी के हम चुनाव को देख ले, तो ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त यहां पर एक तरह से कहें कि मुस्लिम वोटरों में सेंध लगा करके उसे अपने पक्ष में किया। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जब 2020 बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त में 5 सीटें ओवैसी जीत करके आए और 5 में से समझिए 4 विधायक चले भी गए अगर तेजस्वी के तरफ, तो ऐसे में वहां पर भी दोबारा से यानी 2024 के अंतर्गत जो आखिरी चुनाव 25 में हुआ, माफ कीजिएगा 25 में जो विधानसभा का बिहार का चुनाव हुआ, उसमें वापस से उन्हीं 5 सीटों पर दोबारा से उन्होंने जीत हासिल की। तो इस बात से समझिए कि मुस्लिम वोटर और मुस्लिम जो जनता है वो किस तरह से ओवैसी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या तेजस्वी वाली हालत को यहां पर समाजवादी पार्टी अपना पाएगी या उसी तरह से एक रणनीति लेकर के चलेंगे या रणनीति में कुछ बदलाव भी होगा, इसी पर करेंगे खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ यहां पर राघवेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वहीं हमारे साथ पीस पार्टी के हाजी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वजी बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राघवेंद्र दुबे जी आपका रुख करते हुए। जो सवाल मेरा था जनता के सामने, मैंने अपनी बातों को भी रखा कि हाथ मिलाएंगे ओवैसी से। देखिए, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, किसी तरीके की इस तरह पे कोई चर्चा नहीं है, पार्टी में कोई नहीं है। अपना विचार हो सकता है, किसी सांसद का हो सकता है, किसी का हो सकता है, सब अपने अपने तरह से बात रखते हैं। समाजवादी पार्टी खुद सक्षम है चुनाव लड़ने की। और अभी आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो तमाम सरकारी बाधाएं होने के बाद, सरकार शासन प्रशासन से तमाम बाधाएं होने के बाद भी, वोटरों को रोकने के बाद भी, वोटर काटने के बाद भी हम 37 सीट लेकर के आए, नंबर 1 पर वहां पहुंचे। तो हमें आशा है कि जो जनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, हम जाति मजहब से ऊपर उठ करके सभी समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी हैं। और इसी का कारण रहा कि जनता ने हम पे भरोसा किया लोकसभा चुनाव में, जबकि प्रधानमंत्री जी के तमाम दौरे हुए, गृह मंत्री हुए, योगी जी ने भी तमाम गुजारिश की, इसके बावजूद भी जनता ने देख लिया कि किस तरीके से ये सरकार माना राघवेंद्र दुबे जी की लोकसभा चुनाव से आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपके प्रमुख अखिलेश यादव, आप सबके मतलब गदगद है, एक है कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन ये भी तो है ना कि लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दे पे लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर होता है। यही कोशिश जो अगर मैं कहूं तेजस्वी यादव ने भी बिहार में की और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया ओवैसी के लिए, लेकिन हुआ क्या? मुस्लिम वोटर्स कहां चले गए? छिटक गए ना। पहले तो ये कहते थे कि कहीं भी चुनाव लड़ा जाए कि मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नाम पे जब लड़ा जा रहा है तो मोदी जी जहां हारते हैं वहां तो नाम लेते नहीं है, तो निजी मुद्दे आ जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का भी मुद्दा है तो उत्तर प्रदेश की अगर बात होगी तो अखिलेश जी के विकास मॉडल की बात होगी, क्योंकि इस सरकार ने जो भी उद्घाटन किए हैं वो अखिलेश जी द्वारा बनाए गए किए गए कार्यों का किया है। मुख्यमंत्री जी जहाँ से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर मठ में, गोरखपुर में भी मेट्रो नहीं लाने का काम कर पाए। यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली तक मेट्रो लाने का काम किया, चाहे कानपुर की हो, लखनऊ। अच्छा, नहीं लग रहा है कि कहावत है हमारे यहाँ पर, अंत भला तो सब भला? तो ऐसा नहीं लग रहा है जिसने उद्घाटन किया उसी के खाते में सारी चीजें जाएंगी, सारी योजनाओं का मतलब एक कहे कि परचम उन्हीं का लहराएगा? अगर ऐसा होता कि शिलान्यास अगर अखिलेश यादव कर रहे तो जनता जिता के लाती ना उनको, क्यों नहीं लेकर के आई?
इसीलिए तो 37 सीटें आई हैं। नहीं, ये तो लोकसभा ना, विधानसभा की मैं बात कर रही सुन हूं। लीजिए, लास्ट चुनाव तो 37 का ही अभी हुआ है ना, लोकसभा का 37 आए हैं, हम नंबर 1 हैं उत्तर प्रदेश में, इनको दूसरे नंबर पे करने का हमने काम किया। इसीलिए किया कि कोई भी कार्य, चाहे मेट्रो लाने का काम, पुलिस मुख्यालय बनाने का काम हो, गोमती रिवर फ्रंट का काम हो, या छात्र छात्राओं को 17 लाख से ज्यादा लैपटॉप देने का काम हो, जो भी योजनाएं हुई हैं, चाहे विद्युत उत्पादन का काम हो। अब अभी हम इनसे पूछ देंगे कि आप ये बताइए, दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट विद्युत उत्पादन के लिए कोई संयंत्र लगाने का काम किया है इस बीजेपी सरकार ने? नहीं किया। हमने 42 जिलों को इतना काम समाजवादी पार्टी कर गए, राघवेंद्र दुबे जी काउंट कर भी रहे हैं आलोक वत्स जी, लेकिन उसके बावजूद जनता जिताने को तैयार नहीं है। क्या वजह, क्या मान? देखिए किरण जी, इस देश में अगर जातिवादी पार्टी के प्रणेता हैं तो मुलायम सिंह जी थे और बिहार में लालू यादव थे। बिहार की जनता ने इस बार अभूतपूर्व विजय दिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि वो विकास की राजनीति चाहती है, धर्म और राजनीति की राजनीति नहीं चाहती है। इन्होंने फिर देखा कि माई दरक गया है तो इन्होंने पीडीए बना लिया। पीडीए भी जातिगत संस्था बनाई इन्होंने, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मायावती जी का कुछ दिन पहले वहां पर अभूतपूर्व रैली हुई थी तो डी भाग गए उधर, तो अब ये पीए बन के रह गए। तो अब इनको ये कसक है कि पीए बन के रह गए तो अब क्या करें? इनको घुटने टेक कर एआईएमएम के साथ हाथ मिलाना होगा, नहीं तो इनकी राजनीति ध्वस्त रहेगी। इन्होंने लोकसभा चुनाव में गुमराह करने का काम किया लोगों को कि अगर बीजेपी आएगी तो दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को तोड़ देगी। लेकिन उसके बाद लोगों ने देखा कि ये दोनों बातें गलत सिद्ध हुई हैं और हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र की जीत ने यह साबित कर दिया अब सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। ये सब बातें जो ये कर रहे हैं धर्म और राजनीति की, ये नहीं चलने वाली। अच्छा, तो विकास के नाम पे तो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन मेरा ये बताइए, वो जो कह रहे हैं कि दलित तो चले गए मायावती के तरफ, एम के लिए तो दरवाजा खोल दीजिए। देखिए, एम के लिए दरवाजा खुला है, महिलाएं, युवा हमारी तरफ है। अब इनके कौन जाएगा? वाई हो गए। अरे वाई से युवा गए, एम से महिला पहले बोला, पहले सुन लीजिए। अगर मुस्लिम की बात कर रही है भाई, सबसे बड़ी बात है जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, हिंदुओं के हिंदू हृदय सम्राट बन रहे थे, सनातन के बड़े पैरोकार बन रहे थे, आज देखिए उनकी दुर्गति क्या है। एक जो हमारे कहते हैं कि सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक शंकराचार्य जी, आज उनको ही औरंगजेब बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी को औरंगजेब बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि यही लोग हैं, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, इन्होंने 150 मंदिर बनारस में तोड़ दिए। ये पहली सरकार। अच्छा, ये बताइए ना, ये तो आप मुद्दा ही कहीं और लेकर के जा रहे हैं। क्यों कहीं और लेकर के जा रहे हैं? नहीं, बात यहाँ पर आप मुस्लिम वोटर्स की करिए ना। ये बताइए, एमवाई समीकरण नहीं चलता था क्या? समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण चलाते थे ना। अब क्यों कर रहे हैं मुस्लिमों को एकदम इतर क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों कर रहे हैं? कहाँ कौन से मुद्दा उठाए? एक मुद्दा बताइए। आप मीडिया में है ना, आप पत्रकार भी हैं, एक मुद्दा बताइए जिसमें हमने मुसलमानों का केवल पक्ष लिया हो। किसके लिए? हमने सबकी बात की है, एक की बात नहीं। ये तो कहते हैं समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण नहीं चलाती थी पहले। ये कहाँ चला? मुस्लिम यादव का समीकरण चला करके चुनाव नहीं जीता। ये मीडिया का फार्मूला है। अगर सुनिए, आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप अपनी टीम से निकलवा के दिखाइए। हमारे नेता का एक भी बयान इस तरीके का भी चला दीजिए। चलिए चलाइए। अच्छा, मुस्लिमों के लिए अब ये बार बार छिटक क्यों जा रहे हैं? मतलब मुस्लिम वोटर को साइड क्यों लाइन कर दे रहे हैं? क्या अब हिंदुत्व वोट के जरिए ही समाजवादी पार्टी जो है लेकर के चलेंगे, और क्या मुस्लिम ऐसे साइडलाइन हो जाएंगे क्या? ये देखिए। हाँ किरण जी, देखिए मुस्लिम समाज के ऊपर तो पूरा देश राजनीति कर रहा, तो ये राजनीति कर रहे तो अलग बात है। पूरा देश राजनीति कर रहा मुसलमानों के ऊपर। मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन मुस्लिमों को हिस्सेदारी नहीं देंगे भाई। अब ये नहीं चलेगा भाई। मुसलमान अगर आपको वोट दे रहा है तो अब आपके है ना दरी नहीं बिछाएगा भाई। पढ़ा लिखा मुसलमान है और जीता जागता प्रमाण आपने बिहार के चुनाव के अंदर देख लिया है। और हाँ, और देखिए मुस्लिम यानी कि बात आती है यहाँ पर AIMIM की भी। देखिए उन्होंने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों की।
और जबकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन जब बात यहां पर मेरे मुस्लिम समाज की आती है तो मुझे ये कहने में कोई भी परहेज नहीं है कि ओवैसी साहब की जो पार्टी ने क्या कहा था। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के कहा था कि यहां पर वोटों का दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि महागठबंधन अहंकार में था, उसी अहंकार में था जिस तरीके से कौरव थे पांडवों को लेकर। पांडवों ने उनसे सिर्फ और सिर्फ 5 गांव मांगे थे, और उसी तरीके से AIMIM ने तो क्या कौरवों वाला हाल होगा क्या? सुन तो लीजिए, 6 सीटें मांगी थी। लेकिन क्या हुआ, ना तो इन्होंने 6 सीटें दी, लेकिन हाँ, पांडवों ने जिस तरीके से कौरवों का, जिस तरीके से शासन को बेदखल करा, शासन को खत्म करा कौरवों का पांडवों ने, उसी तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार की सम्मानित जनता ने किस तरीके से महागठबंधन को उसके जमीन दिखा दी। और देखिए, यही वही मुस्लिम है, हाँ, यही वही मुस्लिम है जो 2012 के अंदर पीस पार्टी के 4 विधायक आए थे, और 4 विधायक को जिसमें तोड़ने का काम किसने करा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 18% का आरक्षण देने के बाद समाजवादी पार्टी ने करी थी, आरक्षण नहीं दिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, फिर भी हमने सारी बातों को बुलाकर हमने इनसे 2018 के अंदर लोकसभा में जब उपचुनाव हुआ, योगी जी की सीट खाली हुई, हमने इनके साथ अलायंस करा, और प्रवीण कुमार निषाद जी को पीस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके वो सीट जिता दी, जो कभी भी गोरखपुर की सीट कभी आज तक समाजवादी के खाते में नहीं गई थी। हम तो वही पीस पार्टी वाले, वही मुस्लिम समाज है। लेकिन अगर ये कहते कि हम अकेले यहाँ 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना लेंगे, तो ये भूल जाए, ये भूल जाए। शिवपाल यादव ने भी इसी बात का जिक्र किया कि हम अकेले ही जो है वो जीत जो है हासिल कर लेंगे, सक्षम है। और एक तरह से ये कहे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि ये अहंकार है, और यही बात देखिए हाजी नाजिम जी भी कह रहे हैं। हाजी नाजिम जी से यही पूछना चाहते हैं कि आप किसके साथ जाएंगे? भाई तय तो कर लें, एक विचारधारा तय कर लें। आप सपा के साथ जाना चाह रहे हैं, दरवाजा तो नॉक किया जा रहा है, आप दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, तब तो जाएंगे ही दूसरी तरफ ना। अभी कोई चुनाव हो रहा है क्या? अभी बिहार का तो हुआ ना, वहीं को तो देख करके समाजवादी पार्टी की तरफ से ये रमाकांत शंकर क्या ना राजभर, इनका ये बयान आया। देखिए, ये चुनाव का समय 27 में है। 27 में जब चुनाव होने को होता है, पार्टी बैठती है, पार्टी उस पर विचार करती है। अब कहने हैं कि इनको क्यों नहीं लिया, उनको तो फिर ये सपा सांसद का फिर ये बयान क्यों आया? क्यों? क्या आपको कोई बात नहीं रख सकती? ये कोई बीजेपी थोड़ा ही है जहां आप अपनी बात नहीं रख सकते हो। अब बात रखी तो पता चला कि आपको चलता कर दिया। ये मोदी योगी की सरकार थोड़ा ही है जहां पता चला कि लोकतंत्र ही नहीं है। जिसने आवाज उठाई उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यही लोकतंत्र आपका तो 2 फाड़ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव कुछ कहते हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद कुछ कहते हैं, अखिलेश यादव किसकी तरफ जाएंगे ये बताइए। बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, राज्य मंत्री दिनेश खटीक, शायद नाम जानते भी होंगे। दिनेश खटीक जी ने क्या कहा, जो इनकी गंगा सफाई की योजना है इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने जब कहा तो उनको दिल्ली बुला लिया। पूछे आप जवाब दीजिए। इमली सुन तो लीजिए, इमली क्यों बोल रहे हैं? आम का आम बोलिए ना। फिर उनको चुप क्यों करा दिया गया? उनको तो बोलने ही नहीं दिया गया, बोल तो वो भी रहे हैं। ये तो सिंपल बात है। वो भाई उन्होंने अपने विचार रखा कि इनके साथ गठबंधन करना चाहिए। एक ने कहा कि नहीं करना चाहिए। ये मेरा यही तो सवाल है ना, अखिलेश यादव किस तरफ जाएंगे? बैठ के अरे अखिलेश यादव किस तरफ जाएंगे? आपको ये क्या लग रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किसके साथ समझौता करना, किसके साथ समझौता नहीं करना है, और अंतिम निर्णय वही लेंगे। और पार्टी के लोग, बड़े वरिष्ठ लोग बैठ करके एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे। आलोक जी आपके पास। किरण जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र भाई ने कहा कि आप किसकी तरफ जाएंगे। भाई हम तो कहते कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की धारा को बढ़ाने के लिए हम आप एक साथ मिलकर आएंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं, हम अकेले दम पे जीत लेंगे। भाई वही मुझे याद आ जाता 2017 का, क्योंकि जब मुस्लिम समाज के नेता इनके मंच पर जाते थे तो धक्का देकर उनको गिराते थे, उनको अखिलेश जी से मिलने तक नहीं देते थे। तो बताइए भाई आप कैसे कहते हैं नहीं राघवेंद्र जी, आपसे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। भाई सुनिए, कितने मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए मुस्लिम समाज से? आपको बताइए। हाँ भाई इधर सुन लीजिए। भाई देखिए, अरे देखिए, जो वो आपकी पार्टी के नुमाइंदे थे, आप उनको मंत्री बनाइए। हो सकता है, मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री भी बना देंगे मुस्लिम समाज को। भाई बना देंगे, राघवेंद्र भाई कह रहे तो हो सकता है अब मुस्लिम समाज को आश्वासन मिलना आश्वासन दे रहे हैं आप।
नहीं, मैं तो ये भी हम यहाँ मिला रहे। बताइए, 2 व्यक्ति थे कैबिनेट मंत्री केंद्र में, उनको भी निकाल के भगा दिया। बताइए, वो भी इसी में हम आप अपनी पार्टी की बात करिए ना, वो तो आपकी पार्टी से सवाल नहीं, पूछ रहे हैं। ना, मैं देखिए, सब पूछ मुस्लिम लेता हूं। वोटर्स को, पीस पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी गठबंधन से ज्यादा उम्मीद है ना कि बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है। देखिए, अगर इनको उम्मीद है, जहाँ उम्मीद रखते हैं तो निश्चित उम्मीद कायम रखें। तो फिर क्यों कह देते हैं कि हम दरी बिछाने के लिए क्यों रख दिया गया हमें? ये इनको लगता है ये क्या गलत जगह है ना पीस पार्टी में, वहाँ दरी बिछाने का काम करता हूँ। हमारे पार्टी में नहीं होता दरी बिछाने का काम। उनको सम्मान दिया जाता है, और सम्मान दिया जाता है सत्ता में भागीदारी। हाँ, हमने देखा था, बड़ा सम्मान देखा था कि पीस पार्टी के अगर मंच पर चढ़ जाते थे उनको धक्का देते थे मुसलमान जो थे। अरे सुन लीजिए भाई सुन लीजिए भाई, नहीं झूठ नहीं है भाई, मुसलमान ये बता दीजिए जो महानगर अध्यक्ष थे आपके अलीगढ़ के मुस्लिम के, उनको धक्का दिया या नहीं? वो रो रहे थे मंच पे कि आपने। देखिए, ये झूठ फैलाने का काम बीजेपी से देश परेशान है। अब ये भी उसमें शामिल हो गए। बताइए कहाँ है? हमने कहा नाम बताइए। अलीगढ़ के मुस्लिम महानगर अध्यक्ष थे भाई, उनको धक्का दिया गया। वो रो के खूब कह रहे थे भाई आप ही के नेता ने। और दूसरी बात एक चीज और मैं कहना चाहता हूं भाई, देखिए भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाई हम मुस्लिम की वोट नहीं लेंगे। भाई मुस्लिम की अगर वोट लेंगे तो उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। पीस पार्टी इनसे हिस्सेदारी की बात करती है, हिस्सेदारी तो देनी चाहिए। मैं आऊंगी आपके पास। पीस पार्टी कोई ठेकेदारी न ले इसमें, क्योंकि हम खुद उनको आगे चल करके, आप बताइए कैबिनेट में मंत्री रहे कि नहीं रहे, कितने लोग रहे? महत्वपूर्ण। आपने 2012 के अंदर 18% आरक्षण देने का वादा किया था। 18% आरक्षण का बता दीजिए भाई, 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के अंदर थे भाई। ठेकेदार नहीं, मुस्लिम समाज को उनकी भागीदारी सत्ता में मिलनी चाहिए। हम लोग देते हैं, बताइए प्रमाणित तौर पर देते हैं। ठीक है आलोक जी। हाँ। देखिए, राघवेंद्र जी की पार्टी ने जब एसआईआर हुआ तो इनके लोगों ने कहा अरे इस यादव का वोट कट गया, इस मुसलमान का वोट कट गया, ये तो मेरा वोटर है। ये कैसे जानते थे कि ये उनका वोटर है? बिहार ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर बुरके के अंदर से भी कमल छाप पर ठोक के वोट पड़ा है, तभी हमें वो अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है बिहार के अंदर 5वीं बार। जबकि 5वीं बार विजय प्राप्त करना एक बहुत कठिन काम है। इनके सारे मंसूबे इन्होंने अपने पार्टी में सही कहा, पीस पार्टी के प्रवक्ता ने, कि इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ बिरयानी खिलाने के लिए, दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। बताइए, ये घोषित करें कि अध्यक्ष मुसलमान होगा इनकी पार्टी का, या ये अगला वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो अध्यक्ष बनाने में होगा कोई मुसलमान? घोषित करें, इस मंच से घोषित करें। बोलिए। 2 बेचारे थे केवल, एक शहनवाज हुसैन, जैसे उस समय नहीं सब्जी में धनिया डाल दी जाती, उसी तरीके से 1-2 लोग थे। बकाया अल्पसंख्यक मोर्चा है इनका, अल्पसंख्यक मोर्चा है। अगर उसको खत्म करिए, अगर मुस्लिमों से प्रेम नहीं है, मुस्लिमों को नहीं लेना चाहते, बोलिए कि मुस्लिम हमारी पार्टी में जरूर बताइए कि हमारी कौन सी जन कल्याणकारी योजना है जिससे मुसलमान मरहूम है? हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। हमने मुसलमानों जब भी शहनवाज हुसैन, एक सवाल, शहनवाज हुसैन रहे, मुख्तार अब्बास तकवी रहे, मंत्री तो रहे हैं ना, जब भी उनका वक्त चला है। नहीं, अब क्या हो गया वक्त में? अब क्यों हटा दिया? बदलाव अब तो देखिए बहुत, रविशंकर प्रसाद हट गए, रविशंकर प्रसाद भी हट गए, तो सबका समय आता है और फिर जाता है। समय ऐसा आता है कि आपको पूरे देश में एक मुस्लिम आपने जो बनाया वो भी एक मुस्लिम क्यों नहीं है? जो नहीं है वो बता दीजिए। पूरे देश में एक मुस्लिम क्यों नहीं है? इसका मतलब यही हो गया कि ये लोग मुस्लिमों से नफरत करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं। अभी एसआईआर की बात कर रहे थे। अच्छा आलोक जी, एक चीज बता दीजिए, अभी एसआईआर पे विपक्ष को घेरने का काम कर रहे थे। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? अपने भाषण में कहा कि 4 करोड़ लोग, हमारे 3.5 करोड़ लोगों को 4 करोड़ वोट कटेंगे, जिसमें 3.5 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं। उन्हें कैसे पता था 3.5 करोड़ हैं? और अगर हैं तो इसका मतलब एसआईआर के वो खिलाफ है। बोलिए। एक चीज मुझे बताइए, 2003, अरे एक मिनट, आप हमको एक मिनट विरोधी बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है? बताइए। 1 मिनट। 2003 के बाद कौन सा ऐसा धनवंतरी ने टैबलेट खिला दिया था कि 2025-26 तक कोई नहीं मरा यूपी में? कोई स्थानांतरित नहीं किया, कोई नहीं गया दूसरे प्रदेश में। एसआईआर एक प्रक्रिया है संवैधानिक, जिसके तहत चीजें होती हैं। योगी जी ने कहा होगा कि हमारे ही वोटर होंगे,
लेकिन योगी जी उसको रोकने की कवायद नहीं कर रहे हैं। योगी जी उसमें साथ हैं, उसको करवा रहे हैं। कह रहे कट गए, कट गए हो गए, कट गए होंगे, उन्होंने तो कहा। कट गए होंगे। इसका मतलब लेकिन तो ये आपके ठीक लोगों है। ने तो चुन चुन के मौलाना इजराइल ये हमारा वोटर, करते रहो, उन्होंने कह दिया। राकेश यादव ये हमारा वोटर, ऐसे कैसे चिन्हित आ कर रही हूँ आपके सकते पास, हैं? आ रही हूँ, आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हाँ देखिए, भाजपा के नेता आलोक भाई ने एक बात कही, मैं उस बात का बड़ा समर्थन करता हूँ। इन्होंने कहा कि भी देखिए सीमांचल के अंदर बुरखे वाली महिलाओं ने, यानी मुस्लिम महिलाओं ने इनको खुलकर वोट दिया, लेकिन क्या वजह रही कि इन्होंने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के अंदर एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने, एनडीए को नहीं, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और फिर रही बात उसकी कि बीजेपी तो ये क्लियर कट कहते हैं ना मुस्लिम का वोट हमें मिलता है, ना हम किसी को उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ये तो उनका क्लियर कट नहीं, इसका मतलब यह है कि आलोक भाई बिल्कुल मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करे, वो भी कहते कि मुझे मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलता, मुसलमानों का वोट मिलता है। और आलोक भाई ने भी इसी बात को कही है। जब आपको मुस्लिम समाज का वोट मिला तो आपने ये बता दीजिए मुस्लिम समाज को आपने कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि सत्ता आपके केंद्र के अंदर है, केंद्र में कितने मुसलमान मंत्री हैं, अभी ये बता दीजिए आपने एक भी मुसलमान को आपने मंत्री नहीं बनाए। अरे बाहर के मुसलमान को छोड़िए, आपके जो अपने थे, जो अपनी पार्टी में थे, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, आज वो कहां पे है, उनका भी थोड़ा बता दीजिए। जी आलोक जी, रिटायरमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। उनको बहुत कुछ दे दिया, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया। क्या इनके यहाँ रिटायर नहीं होता है? उनकी जरूरत नहीं है इन्हें, उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत क्या बात है। कही इन्होंने कि अब उनको हमने रिटायरमेंट कर दे दिया। ये क्या बात बोली भाई? ये जरूरत तो आपको एल.के. आडवाणी जी की भी है, जब तक वो जिंदा है। आप इस तरीके का तर्क मत दीजिए। उन्होंने रिटायरमेंट की बात की है, ये तो इन्हें कहा कि हमें जरूरत नहीं है। नहीं। रिटायरमेंट और जरूरत नहीं होने में बहुत अंतर होता है। हाँ देखिए, नहीं भाई, आप इनका बचाव अरे नहीं, बचाव नहीं, मैं तो आपने बोला, आपने नहीं बचाव नहीं, नहीं, ये आदत सी है, ये आप लोगों की आदत है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये आदत है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है? आप लोग बार बार मीडिया में, मैंने कहा है रिटायरमेंट का और एक दूसरे की जरूरत ना होना, इसमें अंतर होता है, फर्क होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे घर में हमारे फादर रिटायर हो गए तो हमारे घर में आज उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ है कभी? देखिए, हमने रिटायर किया है, लेकिन उनसे मार्गदर्शक लेते रहते हैं। मार्गदर्शन जब जरूरत पड़ती है आडवाणी जी के पास जाके मार्गदर्शन लेते हैं। उनको मार्गदर्शन मंडल में रखा है हमने। इसलिए ऐसा मत कहिए, अगर हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, तो घर में है मौजूद, ससम्मान मौजूद हैं। जब जरूरत पड़ेगी उनसे जाके हम मार्गदर्शन लेंगे, पूछेंगे इस मसले पर क्या होना चाहिए। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो इनको नारा बदल देना चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। क्यों? अरे बता तो दिया कि कोई रहा नहीं। मतलब मुख्तार अब्बास नकवी को हटा, अगर वो मंत्री पद पे नहीं है और अगर शाहनवाज हुसैन मंत्री पद पर नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास वो जनता के लिए है। सर क्या बात कर रहे हैं? जनता की चीज को मंत्रियों में मत डालिए। एक सेकंड, वो जनता के लिए। आपको कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, खुद प्रवक्ता है, सीमेंट पी के नहीं आए, खुद बोल लेंगे। सुनिए, तो हमें नहीं, तो ये प्रोग्राम मेरा है, सुनिए। नहीं, प्रोग्राम मेरा है, अगर कहीं पर भी गलत लगेगा मैं बोलूंगी, चाहे उनकी भी चीजें गलत होंगी मैं उनको भी बोलूंगी, और गलत अगर आपकी चीज होंगी तो आपको भी बोलूंगी। और प्लीज ये आप मुझे नहीं सिखाएंगे, ये आप मुझे नहीं सिखाएंगे कतई भी कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इस बात को समझ जाइए। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ छोड़, आडवाणी जी वही है। पहले आप सीख लो, इसके बाद ही बोलूंगा। सुनो, पार्टी में। अच्छा एक बात देखो, सवाल नहीं, बहुत सारे लोग प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है वो रिटायर होता है, या जो उससे यंग होता है वो रिटायर होता है? कौन रिटायर होता है, आप बताइए ना, अभी पूछ रही थी। जो भी रिटायर हुआ है वो कहाँ आपकी पार्टी में गया है? अच्छा एक मिनट, नहीं, आपने जो पूछा, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब वो दे रहे हैं, ठीक है? आपकी बातों में जो बात थी वो मुझे रखना था, वो मैंने रखा है। आप सुनिए, देखिए, पहले बात सुनिए मेरी, और भी सवाल आप बोलिएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए। बोलिएगा, पूरा मौका है। इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत से आदमी अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो नहीं खेल पाते हैं, तो दूसरे को मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को खड़ा कर सकती है अध्यक्ष के रूप में,
आपके यहाँ हो सकता है ये? अरे आप मुलायम अच्छा सुन लीजिए, अखिलेश के बेटे की बात कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, चिल्लाओ नहीं, नस फट जाएगी, ठीक नहीं है। करने वाले अरे नस फट जाएगी, नस फट जाएगी, ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ आडवाणी जी ठीक खेल नहीं रहे थे, इसलिए उनको रिटायर कर दिया। मुरली मनोहर जोशी ठीक नहीं खेल रहे थे, इसलिए उनको रिटायर कर दिया गया। शांता कुमार ठीक नहीं खेल रहे थे, यशवंत सिन्हा ठीक नहीं खेल रहे थे, इसलिए उनको रिटायर कर दिया गया। तो ये, और मोदी जी बड़ा ठीक खेले, 76 साल हो गए। पहले इन्होंने नियम बनाया था ना, 75 साल के पार होते रिटायर हुआ। जब अपने आप 75 के पार कर गए तब रिटायर नहीं हुए, कह रहे अब खेल के नियम बदल गए। तो इनसे पूछो, क्या वो लोग ठीक नहीं खेल रहे थे जिनको हटा दिया गया है? पूछिए। देखिए, मुझे अखिलेश यादव के बेटे का नाम बताइए जो आपका अगला अध्यक्ष होने वाला है। आप परंपरावादी खड़ाऊ पूजन वाले लोग हैं, इसलिए आप समाजवाद, मैंने भी पढ़ा है कॉलेज के दिनों में, समाजवाद से मैं भी प्रभावित था। लोहिया के समाज नहीं, तो बदल गए। नहीं, लोहिया के समाजवाद के किस लोहिया समाजवाद में, लोहिया के समाज, अब आप अब आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना के आगे ले जाओ? ये समाजवाद नहीं, ये परिवारवाद है, उसके आप द्योतक हैं। बिहार में परिवारवाद को धत्ता बता दिया वहां की जनता ने, अब यूपी में भी वही होने वाला है। फिर बुरके के नीचे से पड़ेगा। आ रही हो, आपके पास भी आ रही हो, हाजिर नाजिर जी, मुझे बताइएगा इन्हीं के। अच्छा, सवाल पे आ जाइए, ठीक है, सवाल पे आते। समाजवादी पार्टी के सांसद है रमाशंकर राजभर, उनका ये कहना था जो सेकुलर पार्टियों को वोट दिया जाता है, मुस्लिम वोटर्स वोट देते हैं, वो जिताएंगे नहीं, वो बीजेपी को हरा नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री को हरा नहीं सकते, यानी सरकार से हटा नहीं सकते। तो अब आपको यानी कि ओवैसी की तरफ में जाना है, या तो फिर अब एक साथ मिलकर के आना है? हाँ देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है भाई। आपने सवाल ऐसा करा है, उसका जवाब मेरे देना मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा, और सिर्फ उसके जो चाबी होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास चाबी होगी। और मुस्लिम समाज जो होगा, जिधर पीस पार्टी और ओवैसी साहब एक साथ मिलकर जाएंगे तो सरकार उसी की बनेगी। तो ओवैसी साहब के साथ आप गठबंधन करेंगे? हाँ, हमने तो देखिए, हमने 2022 में भी किया, और 2022 के अंदर चुनाव मिलकर चुनाव लड़े हैं हम। तो देखिए, ओवैसी साहब तो हमारे भाई हैं, हमें डर नहीं है। डर तो आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा को है। हाँ, क्योंकि ये बीजेपी को सिर्फ हराने के लिए या महागठबंधन को भी हराने के लिए? मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो देखिए प्रेशर डाले थे बार बार समाजवादी पार्टी पर कि AIMIM से आपको करना पड़ेगा। क्या भाई आप सेटिंग कर रहे हैं? क्या आप सेटिंग कर रहे हैं जो बार बार समाजवादी पार्टी साहब कह रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा? भाई पीस पार्टी तो देखिए 2027 के अंदर, अच्छा, तो भाजपा के साथ करना पड़े तो कर लेंगे गठबंधन? हाँ देखिए हम, आपने मेरे से पूछा है सवाल, आप ही से पूछा है। यानी पीस पार्टी भाजपा से, हाँ, पीस पार्टी ओवैसी, हाँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा इन्होंने करा था। तो गठबंधन करेंगे तो प्रेशर भी दे पाएंगे ना? कहाँ दिए? कहाँ? जब अभी मेरे मैं कह रही हूँ प्रेशर दे पाएंगे ना? सुन तो लीजिए, देखिए अब उनको कह पाएंगे कि हमारे साथ गठबंधन है, वरना सरकार हम गिरा देंगे, आप आइए। हाँ देखिए, बिल्कुल सुन लीजिए, देखिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा इन लोगों ने करा था। लगभग 11 साल से ऊपर हो गए, तो मैं तो 22 करोड़ नौकरी अपने युवाओं के लिए देख रहा हूँ जो अभी तक इन्होंने नहीं दी। इन्होंने 15 लाख अकाउंट में पैसे कहा था कि आने के लिए, वो अभी तक नहीं आए। भाजपा के साथ करना पड़े तो कर लेंगे गठबंधन? हाँ देखिए हम, आपने मेरे से पूछा है सवाल, आप ही से पूछा है। यानी पीस पार्टी भाजपा से, हाँ, पीस पार्टी ओवैसी, हाँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा इन्होंने करा था। तो गठबंधन करेंगे तो प्रेशर भी दे पाएंगे ना? कहाँ दिए? कहाँ? जब अभी मेरे मैं कह रही हूँ प्रेशर दे पाएंगे ना? सुन तो लीजिए, देखिए अब उनको कह पाएंगे कि हमारे साथ गठबंधन है, वरना सरकार हम गिरा देंगे, आप आइए। हाँ देखिए, बिल्कुल सुन लीजिए, देखिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा इन लोगों ने करा था। लगभग 11 साल से ऊपर हो गए, तो मैं तो 22 करोड़ नौकरी अपने युवाओं के लिए देख रहा हूँ जो अभी तक इन्होंने नहीं दी। इन्होंने 15 लाख अकाउंट में पैसे कहा था कि आने के लिए, वो अभी तक नहीं आए। इन्होंने कहा था कि 100 दिन का समय हम लोगों को दे दीजिए। हम भी देख रहे थे कि भाई 99 दिन कब होंगे। उन 99 दिन होने के बाद 100 दिन भी हो गए,
और उसके बाद लगभग 11 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन हमारी नजर आज भी हमारे उस देश के गठबंधन नहीं करेंगे, पूरी होने लेकिन दीजिए, बात पूरी होगी, पीस पार्टी की बात पूरी होगी। भाई हमारी नजर आज भी स्विट्जरलैंड के उन बैंकों में है जहां हमारे अपने भारतीय भाइयों का पैसा बंद है, और जो ये कहते हैं कि 100 दिन का समय दे दीजिए, काला धन लेकर आऊंगा। लेकिन काला धन तो छोड़िए, जो हमारा जो व्हाइट धन है, अभी तो मैं वो भी पूछ चला रही हूँ ना हाजिर नाजिम जी, गठबंधन कर लीजिए, अगर सत्ता में आ जाते तो आप तो प्रेशर भी दे पाएंगे, हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में भी आ जाए, कर लीजिए, हामी तो भरिए एक बार इंडिया डेली के इस मंच पे। हाँ देखिए, पीस पार्टी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल अलायंस करेगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या चंद्रशेखर भाई की पार्टी हो, बिल्कुल करेगी उत्तर प्रदेश के विकास की धारा को लाने के लिए। और देखिए यहाँ मेरे राघवेंद्र भाई है समाजवादी पार्टी से, इन्होंने कहा है खुले मन से कि हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे। तो देखिए अब इन्होंने घोषणा कर दी है, अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इनकी बात का ध्यान देंगे। वो तो हामी भर रहे हैं कि कर लेंगे गठबंधन, आप ही नहीं कर रहे हैं, दरवाजा क्यों बंद रख रहे हैं? और इसी में प्रवक्ता है, कर दिए हैं, वो बोल रहे हैं देखिए प्रवक्ता है शादाब चौहान जी, प्रवक्ता है AIMIM के, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोट्स नहीं मिले तो 27 से 100 सीटें भी लाना जो है समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। देखिए, सब चुनाव का समय है, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, पार्टियां भी हैं अपने अपने हिसाब से गोटी बिछाती हैं, अपनी मांग भी अपने हिसाब से करती हैं, प्रेशर भी तो बना। ये उन्होंने किस आधार पे कहा? देखिए, वो किसी भी आधार पे करें, हमारा काम है कि हम अपना काम को आगे बढ़ाएं, और जिस तरीके से जहां होगा गठबंधन जैसे होगा वो उसको करेंगे। अखिलेश जी के नेतृत्व में बैठक होगी और इसके बाद ये निर्णय लिया जाए, कौन साथ साथ आएंगे कौन जाएंगे वो चुनाव निर्धारित करेगा, समय बताएगा। लेकिन अभी से किसी चीज की घोषणा करना, पता चला कि यही राजी ना हो, दूसरा राजी ना हो, या ये राजी तुरंत हो जाए, तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि कौन लोग उसमें शामिल होंगे कौन नहीं होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन दरवाजे किसी के लिए बंद वाली बात नहीं है, खुले तो सबके लिए होते हैं, लेकिन विचार करके कौन लोग आ रहे हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ओवैसी की पार्टी को नहीं देखा, पीस पार्टी को आपने नहीं देखा, इनके कार्य को नहीं देखा, तो इनके लिए खुले हैं या नहीं है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो भी विचार होगा वो पार्टी के निर्णय के अनुसार होगा। जैसे हमने लोकसभा में चुनाव में जिस तरीके से निर्णय लिया था, हमने जो जो कैंडिडेट जातिगत हिसाब से चाहे मानो या जहाँ जो फिट बैठ रहा था उसको लिया, जो योग्य था वहाँ उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसको लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे तमाम बाधाओं के बाद भी 37 सांसद पीडीए पे खेला, एम समीकरण आपका गायब था वहां पर, एम समीकरण लोकसभा में गायब था, एम समीकरण गायब। सुन लीजिए, 37 सीट कैसे आती हैं? पीडीए पे खेला ना, पीडीए पे था आपको इतनी समझ होनी चाहिए, जब 37 सीट किसी की आती हैं लोकसभा में तो इसका मतलब सभी लोगों ने वोट दिया। अच्छा, तो पीडीए का नहीं था सब कुछ, मुस्लिम हो, मात्र 37 सीटों पे ही आप खुश हो गए, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, सारे 80 सीटों में 37 सीटों पे ही खुश हो गए, और सारे वोट आपकी तरफ आए, तो बीजेपी की तरफ कौन गया? बाकी सबसे बड़ी पार्टी को हमने नंबर 2 पे ढकेल दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ना, जो दम भरती है। पूछ रही हूँ ना आपसे कि पीडीए पर आप लोगों ने खेल दिया, एम समीकरण आपका साइडलाइन हो गया। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा फार्मूला हम आपको क्या बताएं? आपके समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं चिंता, समाजवादी पार्टी के सांसद चिंता कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं चिंता, उनको समझाइए कि वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, उनको नहीं देना चाहिए था ना। इस बात को आप समझिए सर कि आपकी पार्टी के अंदर में दो फाड़ हो गए हैं, मुस्लिम समुदाय को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के दो तरफा हो गए हैं आप लोग, और अपने समाजवादी पार्टी के सांसद को समझाइए कि हम अकेले दम पे जीत लेंगे। लेकिन एक चीज है राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी में दो फाड़ हो रहा है मुस्लिम समुदाय को लेकर के, मुस्लिम वोटर्स को लेकर, इसमें ध्यान दीजिए। नहीं, आप समझिए, मुश्किल है, देखिए समाजवादी सांसद नहीं सुनिए, सांसद ऐसे ही कुछ नहीं बोलते। देखिए राघवेंद्र भाई, इत्मीनान से बोलिए ना तो नस फट जाएगा। नहीं, ये तो उम्र का प्रभाव होता है, अरे सुनिए, और रही बात, अब आप शांत रहिए, रही बात घुटने टेकने की, सही बात है, सही बात। अब थोड़ा शांत हो जाइए, नस फट जाएगा, शांत रहिए। वो बता रहे हैं कि उनकी उम्र हुई नहीं, हम देखो चिल्ला सकते हैं अभी। नजदीक में कोई अस्पताल भी नहीं है, शांत रहिए। दूसरी बात, अब आप सुनिए, सरकार होगी तो अस्पताल होगा। अरे एक मिनट सुन लीजिए, हाँ सही बात है, घुटने टेकते हैं। योगी जी के सामने जितने मवाली, गुंडे, आतंकवादी हैं वो घुटने टेकते हैं। नहीं तो योगी जी बिल
बिल में से निकाल के उसका काम तमाम कर देते हैं, योगी जमराज से मिलवा देते हैं। और नरेंद्र मोदी अरे यार बोलने तो दो यार, बोलने तो दो, बोलने दीजिए बोलने नहीं दे रहे हो। अरे मैं कहा ना नस फट जाएगा, शांत रहो। दूसरी चीज, योगी ये नरेंद्र मोदी के सामने विश्व घुटने टेकता है, घुटने टेकता है। और मैं छोड़ो यार, ऐसे 100 ट्रम्प को हम देख लेंगे। और रही बात रोजगार की, ये रोजगार की बात करते हैं। यूएसए सबसे डेवलप कंट्री है, वहाँ 1% आदमी सरकारी नौकरी में है। यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं ये रोजगार नहीं कर रहे हैं। इनमें से कौन सरकारी नौकर है? हमने हर क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया है। 44,000 स्टार्टअप पहली बार इंडिया में आए हैं और 8 लाख से ऊपर MSME कार्यरत हैं। सब जगह रोजगार मिल रहा है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वोट कैसे मिल रहा है? लोकतंत्र में वोट, जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता आपको पीछे धकेल रही है, हमको आगे ले जा रही है। हाँ किरण जी, देखिए अभी बात यहाँ पे चल रही थी, बार बार की नस फट जाएगी इस तरीके की बात। आप चिंता मत करिए। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन है। डॉक्टर यानी मैंने कहा डॉक्टर, और सर्जन बहुत अच्छे सर्जरी कर देंगे, चिंता मत करो। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर अयूब सर्जन सब सर्जरी। अरे बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, ये पीस पार्टी है कौन, कहाँ है, कौन सी जगह है? ये वही पीस पार्टी है जो योगी जी की सीट लोकसभा के उपचुनाव में आपके हाथों से ले ली थी। ये वही पीस पार्टी है। अरे पीस पार्टी से आप लोग घबरा गए, आप चाहते हैं कि भैया पीस पार्टी सत्ता में ना आए। भाई सत्ता में तो इंशाल्लाह आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, आप रोक नहीं सकते। और रही बात ये कि अब जो 2027 का जो चुनाव होगा, ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। मैं बार बार इसी बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मुसलमानों से इन्होंने वोट तो बड़ी आसानी से ली, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन इन्होंने जो दरी बिछवाने का काम करा वो नहीं बिछाएंगे। अब पीस पार्टी ने उनको हिस्सेदारी लेने की एक तरतीब सिखा दी है। AIMIM ने उनको पूरी तरीके से बता दिया कि आपका वोट कीमती है, गद्दी बिछाने के लिए नहीं है। तो इंशाल्लाह हम हिस्सेदारी लेंगे, पीस पार्टी वाले गद्दी नहीं बिछाएंगे। वोट हमारी जाएगी मजबूत तरीके से पीस पार्टी पे। और लेकिन जो लोग इस तरीके का भ्रम करते हैं कि मुसलमानों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर अयूब सर्जन साहब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और उसी तरीके से राष्ट्रीय उलेमा तो किसके साथ जाएंगे? देखिए हम तो विकास की तरफ जाएंगे। तो विकास कहाँ है ये भी तो बताइए। आपको सुनिए, क्या लग रहा है विकास कहाँ है? पीस पार्टी, हाँ। एक कहावत है, ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्र में आएंगे, हम राज करेंगे, हम ये करेंगे। तो एक कहावत है, न 9 मन तेल हुई है न राधा नची है। ये पीस पार्टी है कौन पार्टी यार? ये कहाँ है? कहीं ना इसका पोस्टर देखा, ना बैनर देखा, ना कोई कार्य देखा, ना कोई रैली देखा, ना कोई जुलूस देखा। पीस पार्टी कितने आदमी पार्टी बना दिया? 1980 से पहले हमने भी कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं देखी थी, लेकिन जनता ने उन्हें चुना, दो सीट निकल गई। तो उसी तरीके से पीस पार्टी की 2012 में 4 सीटें निकल गई। अरे सुनिए, अमला पार्टी, जुमला पार्टी, ठुमला पार्टी, नथु पार्टी, छत्थू पार्टी, कौन पार्टी है ये सब भाई? जिसका कोई ना पैर है न सिर है, अब पार्टी पार्टी पार्टी। अरे अभी 100-200 बरस योगासन कीजिए तब जुमला है इनका, ये भी एक जुमला है। जुमला फेंकने में बहुत एक्सपर्ट है। यानी कि एक राजनीतिक पार्टी को ये जानते नहीं है। तो इतिहास उठाकर देख लीजिए आलोक भाई। 2018 की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इसका मतलब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी की सुनिए, नहीं मानते आप लोग? अरे सुनिए, नहीं क्यों मानूं आपकी बात? भी नस फट जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मेरी सर्जरी करने के लिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन। अब आप मेरी एक बात बताइए, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसी हॉल में हाथ उठवा लीजिए, कितना आदमी पीस पार्टी को जानता है? इसका मतलब इंडिया डेली को चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया डेली को चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया डेली, भाई इंडिया डेली टेलीविजन के अंदर न्यूज पूरा नेशनल है, यानी कि पूरा भारत देखता, पीस पार्टी को पूरा भारत देखता, तो आपके चैनल को भी इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, राघवेंद्र जी ये बताइए, क्योंकि हम AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के अगर BMC चुनाव को भी देख ले तो हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनका अब परचम नहीं है। अगर उत्तर के साइड के हम देख ले तो मुस्लिम वोटर्स उनके पाले में है और जनता का है। क्योंकि बिहार में भी देखिए 20 में जो 4 विधायक चले गए तेजस्वी के तरफ में, वही 5 सीटों पे दोबारा से 25 में भी जीत उन्होंने हासिल की है। तो ऐसे में उनके लिए दरवाजा अगर नहीं खोला गया शिवपाल यादव के हिसाब से, तब मुश्किल नहीं होगी।
सबकी महत्व जो महत्व होता है सब जगह अलग अलग सबका महत्व होता या है। फिर मैं इनकी भी बात कर लूं, पीस पार्टी क्या अगर शामिल होना चाहे तो होने देंगे? देखिए पीस पार्टी से बात होगी भाई, पीस पार्टी से होगा। पीस पार्टी का जब बात कर ली जाएगी, समय आने पर बात कर ली जाएगी। और बात रही सबका अलग अलग महत्व होता है। अब साउथ में चले जाओ तो वो इडली डोसा बड़ा यही मिलेगा। अब ये उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ खिलाओगे तो कहते कि ये खराब है, तो वो नहीं खा पाएंगे। दाल रोटी हम खाते हैं, हम इडली डोसा भी खाते हैं। नहीं, वो कभी कभार खाएंगे ना, सब खाते हैं। कभी कभार वाला है ना वो, रोड कोई नहीं खाता है। तो क्या मुस्लिम वोटर्स कभी कभार वाले हैं? सबका असुद्दीन ओवैसी कभी कभार वाले, इडली वो डोसा टाइप। कोई ठेकेदार नहीं है, कोई मुस्लिमों का ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम वहाँ जाता है, समझदार है। मुस्लिमों को आप ऐसा कोई अनपढ़ और वो मत समझिए। मुस्लिम सब समझदार हैं और समझदारी के साथ वोट करते हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को कौन हरा सकता है, कौन विकास के रास्ते पे ले जा। यही बात तो बिहार में कहा गया था ना, ओवैसी साहब ने यही तो बिहार के वक्त में कहा था ना कि अगर बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना है, सत्ता पर आना है तो आप हमें भी शामिल कर लीजिए। नहीं ऐसा है ना, अभी जैसे उन्होंने तो समझदारी की बात की, समझदारी आप लोगों ने नहीं दिखाई। नहीं, बीजेपी को गठबंधन कर लेना चाहिए। ज्यादा उतावले लग रहे हैं कि AIM से ज्यादा उतावले लग रहे हैं, आपको करना है। वैसे बीएमसी में तो किया ही था आप लोगों ने। देखिए, हम तन के खड़े रहने वाले लोग हैं। जिसको आना है चल के हमारे पास आएगा, हम किसी के पास जाने वाले नहीं हैं। एक सेकंड। अच्छा देखो, जो हमारे यहाँ ओम प्रकाश राजभर इस समय मंत्री है ना, उन्होंने क्या किया देशी गठबंधन से पहले? उन्होंने कहा देश में दो सबसे बड़े झूठे, झूठा नंबर 1 मोदी और झूठा नंबर 2 योगी। कहा है ऑन रिकॉर्ड कहा, और इन्होंने उन्हीं को गठबंधन में शामिल कर लिया। ये ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास चल के आता है। आप चिराग पासवान को भी लेते हैं, चिराग पासवान के चाचा को भी लेते हैं, और फिर मांझी के सहारे भी अपनी नाव पार करना चाहते हैं। तो आप बोलोगे कि आप तो गठबंधन के लिए आप बिल्कुल नतमस्तक घुटने टेक जाते हैं? क्यों नहीं? ऐसे तो कई सारे महागठबंधन में भी है ना पार्टियां। मतलब छोटे क्षेत्रीय दल से ले लीजिए तो बड़े से बड़े आपके नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो भी तो शामिल है ना। शब्द देखिए, शब्द इन्होंने कहा कि मेरे पास चल के आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तो इसमें ओम प्रकाश राजभर का बयान इसमें कहाँ सटीक बैठता है, कहाँ पर यहाँ नहीं बैठता है? उन्होंने कहा मेरे पास अब चल करके आते हैं, तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर का बयान कहाँ सटीक? इसलिए सटीक बैठता है कि इसलिए कि जो व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा है लेकिन मजबूरी में उसी को लिया। आप वहां जाकर के जो क्या नाम है अफजल गुरु को जो के शहीद बता रही थी, महमूदा मुफ्ती कश्मीर में, उनके साथ आप 3.5 साल सरकार चलाते हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वही सत्ता गड़बड़ हो या छोड़ देते हैं कि भैया हम इनके साथ नहीं बनाएंगे। अच्छा, उपचुनाव में क्या हुआ था? उपचुनाव में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के? क्या हुआ? जब 37 सीटें जीते उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें आपने एक भी हाथ को जो है वो उम्मीदवार के तौर पे नहीं उतारा, कांग्रेस से एक भी नहीं उतरे थे कैंडिडेट के तौर पर, सिर्फ साइकिल की सवारी हुई। नहीं, वो तो आप क्यों? वो आप हमारा गुना भाग है आपस में। नहीं, अगर वो गुना भाग करे तो गलत, आप गुना भाग करे तो वो सही, कैसे पॉसिबल? आपको एक चीज समझ नहीं आती। सुन लीजिए। पहले मेंटली पहले समझ फोकस्ड हो जाइए। इन्होंने क्या कहा? जो पार्टियां लगता है जब सवाल पूछे जाते हैं ना कटु, तो यही लगता है ये सवाल है, ये पर्सनल अटैक नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक सवाल पूछा मैंने, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, आप लोगों ने कांग्रेस को साइडलाइन क्यों कर दिया? गलत सवाल है तो बताइए, गलत सवाल है तो बताइए आप। अगर गलत सवाल है तो बताइए आप। यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ, गलत सवाल है तो बताइए यहाँ, गलत सवाल है तो बताइए यहाँ पर, ये गलत सवाल है तो बताइए यहाँ पर। गलत सवालों से डर लगता है, सवालों से डर लगता है, सवालों से डर लगता है। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी को सवालों से डर लगता है। समाजवादी देखिए अरे देखिए, अरे एक सच सुनिए। अरे भैया, माइक सौंप दिया, देख लो, माइक सौंप दिया इनको, बीजेपी को माइक सौंप दिया। लो, अरे चलिए सुनिए राघवेंद्र जी, बच्चों की तरह नहीं उछलिए, मत उछलिए, शांत हो जाइए। बच्चों की तरह मत उछलिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राघवेंद्र जी, शांत हो जाइए। और जो सवाल अगर सटीक हो, सुनिए, सवाल सटीक हो ना तो कह दीजिए, और अगर मीडिया सवाल पूछे तो जवाब दे दिया करिए, उसमें मत आइए। हाँ किरण जी देखिए, बस शांति, ओम शांति। हाँ किरण जी देखिए, भी आपका जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है।
उस पे इन दोनों जो सत्ताधारी पार्टी, एक तत्कालीन थी, एक मौजूदा है, इनको सोचने की बात है कि मुस्लिम समाज का तो आप वोट बहुत आसानी से ले रहे। भाई सत्ता के अंदर उनको सत्ता पे लाने के लिए कितने आपने मेहनत करी है वो भी बता दीजिए, लेकिन आपको वोट जरूर चाहिए। लेकिन आप उनको ना तो कैबिनेट में वो दर्जा देते हैं, मैं पार्टियों का कह रहा हूँ अलायंस वाली, अब ये नहीं कि ये कह दें कि जी हमारे अपने जो विधायक है, सांसद है, हमने उनको मंत्री बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो आपके नुमाइंदे, आप चाहे तो उनको मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। भाई हम बात करें दूसरे जो आपके अलायंस की पार्टी के हैं, आप उनको के आप मुस्लिम समाज की महिला हो या हिंदू समाज की महिला हो, आप बता दीजिए आप उनको डिप्टी सीएम कब बनाएंगे? ये भी एक सवाल बनता है। और बात फिर वही आती है, पीस पार्टी 2027 के अंदर विकास की तरफ को चलेगी, और जो मेरे उत्तर प्रदेश को विकास की धारा में लेकर चलेगा, पीस पार्टी उससे अलायंस करेगी। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि अब वो दिन लद गए कि आप उनकी वोटें लेंगे और मंच में से धक्का नहीं देंगे, अब उनको भी सम्मान मिलेगा। अगर अलायंस करिए तो आप मंत्री बनाइए, यही मांग है। देखिए आलोक जी, आपके अभी अभी जो बात कही मैं उसी पे कहना चाहता हूँ। जब आदित्यनाथ जी ने शपथ ली तो कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म को देखे सबके लिए बराबर काम करूंगा। लेकिन वही मुख्यमंत्री 80-20 का नारा क्यों देते हैं? वही मुख्यमंत्री अली बजरंगबली का नारा क्यों देते हैं? वही मुख्यमंत्री कहते हैं 1 इलाके की हम गर्मी निकाल देंगे। वही प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं शमशान कब्रिस्तान का नारा देते हैं? राघवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपसे मुझे इसी बात से आपत्ति है, सवाल पूछा जाता है आपसे कुछ, आप चले जाते हैं कूद के कहीं और। यही आपके उन्होंने सवाल अपने लिए पूछा, आपने उनको आश्वासन देने या उनके सवाल का जवाब देने जगह पे आप कूद के चले गए दूसरी पार्टी के ऊपर में। मत जाइए, देखिए दूसरी पार्टी से आपका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपसे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, मैं अभी तो कह रहे हैं उनसे, बोलिए। ये कोई यहाँ पर कैबिनेट बैठक नहीं हो रही है, या राष्ट्रीय पार्टी की हमारी बैठक नहीं हो रही है जहाँ बैठ कर निर्णय सुना दिया जाए कि हाँ अभी इनका हो गया है। अभी हमने 2 बार 3 बार आरोप लगा सकते हैं सभी पे, इतना आरोप लगा सकते हैं सभी पे। राघवेंद्र जी, उनको एक आश्वासन तो दे ही सकते हैं, या क्या होगी स्ट्रैटेजी ये तो बता ही सकते हैं। पहले ही कह दिया जो समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो साथ बैठेंगी और इस गठबंधन को जैसे पहले आगे बढ़ाया है उसी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो भी सत्ता मैं पार्टी इसको बिल्कुल इससे नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे 2027। देखिए 2027 में फिर बिहार रिपीट होगा यूपी में, और बुरके के अंदर से वोट दबादब पड़ेगा। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर अब देश की जनता, राज्य की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता 3 मिलियन इकोनॉमी की तरफ मुखातिब है, नहीं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की तरफ। अब हम दूसरा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान पैदा नहीं होने देंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। भी देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का भी नजदीक आता जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे में बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। अभी फिर ये कह रहे हैं कि हम बिहार दोबारा दोहराना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने कहा बुरके वाली वोट इनको मिलेगी, लेकिन एक भी मुस्लिम वोट वो कैंडिडेट इनके लिस्ट में नहीं होगी, इसका भी इन्होंने आश्वासन दे दिया। ये भी एक सवाल, ये मैंने आश्वासन नहीं दिया है। आश्वासन नहीं, हाँ। यूपी में कैसे कहा कि बिहार को दोबारा यूपी में हम अवश्य कैंडिडेट देंगे, मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। यूपी में देखिए आश्वासन दे दिया, सीधे आश्वासन। देखिए आलोक भाई का मैं दिल से सम्मान करता हूँ, ये बड़े ट्रांसपेरेंसी है, और इतने हैं कि अगर सरकार भी गलत करती है तो उसको भी कटघरे में डाल देते हैं। अब मैंने हजारों डिबेट इनके साथ करी है, अलग अलग चैनलों पे भी, लेकिन इनका जो स्टैंड देख के मैं गदगद हो जाता हूं, क्योंकि जब ये इंसाफ वाली बात करते हैं तो हमारी नजर है ना इन पे जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये अटल जी के विचारधारा वाले हैं। वाइंड अप का समय हो रहा है। एक सवाल ये राघवेंद्र दुबे जी से कई बार पूछा गया, तो उन्होंने कहा है समान विचारधारा, ठीक है, समान विचारधारा। इन्होंने कह दिया हम आश्वासन देते हैं कि होंगे यहाँ पर कैंडिडेट्स, किसकी तरफ जाएंगे? हाँ, एकदम सही, जेन्युइन। हाँ, देखिए बिल्कुल, देखिए अब आपने जब मेरे से सवाल पूछा तो पीस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं 2027 के जो चुनाव है जो विकास की तरफ मेरे जाएगा, तो हमारी पीस पार्टी उसकी तरफ जाएगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश देखना चाहते हैं, और वही उत्तम प्रदेश जहां महिलाएं सुरक्षित हों, व्यापारी अपने व्यापार को लेकर खुश हो, युवा रोजगार को लेकर गदगद हो, और वहां पर ना तो किसी को कोई परेशानी हो, और जो क्राइम होता है वो क्राइम बिल्कुल उत्तर प्रदेश मुक्त हो। वही हम देखिए पीस पार्टी ऐसी 2027 के अंदर एक सरकार बनाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 2027 में पीस पार्टी अपनी अहम भूमिका में। कंक्लूडिंग रिमार्क।
देखिए मुझे लग रहा है 2027 का जो चुनाव होगा वो ये तमाम जातिगत चीज़ों से अलग हट करके विकास की तरफ होगा। विकास जो विकास करेगी पार्टी, विकास की बात करेगी उसको लोग देंगे। जो युवाओं को रोजगार की बात करेगी उसकी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना, ये बीजेपी करा। इन्होंने कोई भी ना रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 12 साल हो गए, 24 करोड़ नौकरी मिली थी, नहीं मिली। किसानों का आमदनी दोगुनी की बात करी थी इन्होंने, जो गरीबों को सबको घर देने की बात करी तो उसमें नल कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं किया। अब तो 27 में जितना मुश्किल है। देखिए, हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, योगी जी के नेतृत्व पे और अपनी जन कल्याणकारी नीतियों पर पूरा भरोसा है। हमें समाज के हर तबके का वोट मिल रहा है और मिलता रहेगा, और 2027 में योगी जी के नेतृत्व में फिर अभूतपूर्व जीत होगी, इसमें कोई संशय नहीं। 30 सेकंड, 10 सेकंड आप मांग रहे हैं। हाँ देखिए, पीस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा से इनसे अलायंस करेगी 2027 में सम्मानित सीटों पर। और देखिए जनता, ये जनता तय करेगी। किसके से करेंगे अलायंस? हाँ देखिए, मैंने देखिए सपा से भी कही, बसपा से भी, कांग्रेस से भी, और जो पर अगर दरवाजा बंद कर लिया बिहार की तरह तो क्या करेंगे? हाँ देखिए, फिर इनको अगर बिहार की तरह इन्होंने दरवाजा बंद करा तो जनता जनार्दन तय करेगी जिस तो तरीके। फिर अकेले निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर देखिए ओवैसी साहब मेरे भाई हैं, और ओवैसी साहब पीस पार्टी आरयू से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप कितना भी दरवाजा खोल ले, पीस पार्टी नहीं आने वाली आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, राघवेंद्र जी, आलोक जी और हाजिर नाजिम जी। और जबरदस्त ये गहमा गहम बहस यहाँ पर हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।